जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम करने लगे हैं A2 मैक्रो इकोनॉमिक्स की डायग्राम्स, ठीक है जी। और पहली डायग्राम जो हमारे पास है वो है एक्चुअल एंड पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ ये है कि करंटली जो स्टेटस है जीडीपी का, करंट लेवल ऑफ जीडीपी, करंट ग्रोथ रेट, ठीक है। लेट सपोज पाकिस्तान की इकोनॉमी 6% से ग्रो कर रही है या 5% से ग्रो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है ना जीडीपी का या इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो है 10%। ग्रोथ पोटेंशियल कितना है? 10%। हम ग्रो कितना कर रहे हैं? 6 या 5। तो जो करंट लेवल ऑफ जो जीडीपी होता है वो पता चलता है इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से। ये जो पॉइंट ए से जो बी मूवमेंट होगी, ये एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इसी तरीके से ये पीपीसी है। अगर मैं ए पॉइंट से बी पे मूव करता हूँ या सी की तरफ जाता हूँ, ये एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, तो दो वेज हैं एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ को जज करने के, वन दिस, सेकंड दिस। और यही डायग्राम ये एएस में भी आती हैं और ये A2 में भी आई हैं, ठीक है जी। तो अच्छा, अब जब आपने ये जज कर लिया तो अब वो पोटेंशियल आपको कैसे पता चलेगा? पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ का आपको पता चलता है जब पीपीसी कर्व जो है ना वो आपका शिफ्ट हो जाए, वन। दूसरा ये है कि आपको इंडिकेशन मिले कि जो आपकी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है वो शिफ्ट हो जाए। ये चाहे ये केनेजियन शिफ्ट हो जाए, ये भी पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करेगी, या ये क्लासिकल को शिफ्ट कर दे तो भी ये पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ को शिफ्ट करेगी, ठीक है जी। यूजुअली वो डिफरेंशिएट नहीं करता पेपर सेटर जो है एमसीक्यूज देते हुए कि क्लासिकल का बताएं या केन्स का बताएं पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइम पे, ठीक है जी। सो अब आपके पास ये एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ की डायग्राम है, वन। ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये दो तीन दफा डायग्राम्स बनाई है, तो मैं फाइनल डायग्राम जो नीचे है उसी को डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। या हेयर, दिस वन इज द फाइनल वन, ये जो ये सेंटर में है। अच्छा जी। सो दिस, ओ मैन, 1 मिनट, ये पता नहीं किस तरीके से ये आ गया। 1 मिनट, इसको हटाते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रेस हो गया था। दिस वन, ये हटा दिया, ठीक है जी। सो इसको थोड़ा जूम करते हैं जी। अच्छा, तो अहमद सुलेमान जरा देखें, ये जो डायग्राम है ये पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट कर रही है, एक्चुअल को भी। अच्छा, अगर वो कहते हैं कि सिर्फ एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो हमारी जो मूवमेंट होगी, ये जो ये रेड डॉट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे होगी, यानी पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे होगी। जब एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना तो इन्फ्लेशन साथ आएगा। कौन से वाला इन्फ्लेशन आएगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा। 1 से 2 जब जाएंगे ना तो ये प्राइस यूं राइज कर जाएगी, ठीक है। लेकिन मीन वाइल अगर पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए और आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट कर जाए तो यू विल मूव बैक टू 3, यू विल मूव टू पॉइंट 3। अब क्या हुआ कि प्राइसेस भी फॉल कर गई और आपकी जीडीपी भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। और आपने अपना जो न्यू पोटेंशियल पॉइंट है Y1 अचीव कर लिया, ठीक है। तो ये सिर्फ लोन पोटेंशियल को शो करना है तो ये नीचे वाली डायग्राम है। एक्चुअल को शो करना है तो जस्ट एग्रीगेट डिमांड का इंक्रीज ही सफिशिएंट है, ठीक है। यानी उसमें एएस नहीं शिफ्ट होगा। और एक्चुअल का एक और पॉइंट शो करना है तो यू विल मूव विद इन द विद इन द पीपीसी, ए से आप बी की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये एंड हो गया जी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और एक और वे से इसको डिस्कस करते हैं। ये वैसे नेगेटिव आउटपुट और पॉजिटिव आउटपुट गैप है। हाँ जी, तो ये पहले डिस्कस कर लेते हैं, नेगेटिव आउटपुट गैप क्या होगा। नेगेटिव आउटपुट, ये पहले मैं आपको ना बिजनेस साइकिल से बता देता हूँ या ट्रेड साइकिल वाली डायग्राम से बता देता हूँ। देखें जी, वो ये है, मेरा ख्याल है मैंने दी थी, हाँ ये है। अच्छा, अब ये डायग्राम अगर आप देखें तो ये जो ये ट्रेंड रियल जीडीपी है, ये आपकी पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है। और ये जो होवर कर रही होती है अप एंड डाउन अप एंड डाउन, ये आपकी जो होती है ये एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ रेट होता है। एक्चुअल जो होती है वो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? वो है अप्स एंड डाउन इन जीडीपी, चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, और बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन क्या है? बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन क्या है? मैं सॉरी, बिजनेस साइकिल में बता गया, इकोनॉमिक ग्रोथ में अप एंड डाउन बता गया, नो। इकोनॉमिक ग्रोथ है इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, यानी जीडीपी इंक्रीज होना, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज ही। अच्छा, सो बिजनेस साइकिल क्या है या ट्रेड साइकिल की डेफिनेशन क्या है? वो ये है शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन। ये यहां पे लिखा हुआ है फ्लक्चुएशन नहीं, आपने बताना है शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लॉन्ग रन फ्लक्चुएशन नहीं होती, शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं जीडीपी में अप्स एंड डाउन को, ठीक है। ये ट्रेड साइकिल भी कहते हैं, बिजनेस साइकिल। ये जो अप्स एंड डाउन हैं ये शॉर्ट रन में होते हैं। अब मैं क्या बता रहा हूं, पोटेंशियल और एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ।
अब ये जो अगर आपका पोटेंशियल ऊपर चला गया और सॉरी एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर चली गई है, ये जो मूवमेंट ऑफ द लाइन है ये क्या है, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, पोटेंशियल। अब ये पॉजिटिव आउटपुट गैप है, आपकी एक्चुअल ऊपर है पीक पे और पोटेंशियल नीचे है यहाँ पे। सो ये पॉजिटिव आउटपुट गैप होगा। पॉजिटिव आउटपुट गैप कब होगा, जब योर एक्चुअल इज ग्रेटर देन पोटेंशियल, और होगी कब ये, शॉर्ट रन के अंदर। और नेगेटिव आउटपुट गैप कब होगा, जब आपका एक्चुअल नीचे है और पोटेंशियल ऊपर है, दिस इज योर नेगेटिव आउटपुट गैप। तो इस ग्राफ को भी अगर वो दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव आउटपुट गैप है और ये नेगेटिव है। और डेफिनेशन क्या है कि पॉजिटिव अगर हुआ तो एक्चुअल जीडीपी जो है या एक एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ इज ग्रेटर देन पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये पॉजिटिव होगा। अब सेम एक्सप्लेनेशन हम करेंगे इधर। अब ये आपके पास जो है, ये जो फर्स्ट वन है ये आपके पास नेगेटिव आउटपुट गैप है और ये इनकम्प्लीट डायग्राम दिए बुक वाले ने। तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आपने सबसे पहले तो AD1 बनाना है। ये आपके पास AD1 है, ठीक है। जब AD1 आपके पास बन गया, दिस इज योर AD1, ड्यू टू इकोनॉमिक रिसेशन, कोविड आ गया, ठीक है, एक रीजन हो सकती है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी बुक में मेंशन है, 1970 का क्राइसिस मेंशन है, एग्रीगेट डिमांड फॉल कर गई। एग्रीगेट डिमांड साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस को कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड के फॉल की वजह से साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एडी फॉल कर। जब भी एडी फॉल करेगा, आपके पास ये जो जीडीपी फॉल करेगी YF से, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी फुल पोटेंशियल से वाई पे गई है, ये जो गैप क्रिएट हुआ है ये नेगेटिव आउटपुट गैप है। नेगेटिव आउटपुट गैप कब होगा, जब एडी फॉल करेगी। अब जब इनिशियल एडी ही नहीं बनाई तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर एडी तो थी यहाँ, नो, एडी फॉल हुई है, एक ऑप्शन। या एडी थी ही यहां पे, हम अपने पोटेंशियल को अचीव ही नहीं कर सके थे। अब ये डायग्राम एक और अभी जो मैं आपको बना के दे के आया हूं वही दोबारा बनाते हैं। आपका एडी यहाँ पे खड़ा है ए पॉइंट पे, ये अभी ऊपर डायग्राम बनाई थी, ये आपकी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है। तो ये दूसरा वे है, YF Y1। गौर से देखें, केनेजियन में नेगेटिव आउटपुट गैप इक्वल टू AB एरिया, ये वाला हमें होना चाहिए था B पे, बट हम हैं A पे। ये जो गैप है ये नेगेटिव आउटपुट गैप है। सो नेगेटिव आउटपुट गैप इज दिस वन। या आप इस ट्राइंगल को भी सर्कल कर सकते हैं, मतलब इसको शेड करना चाहें तो इट्स अप टू यू। वैसे मैयर कब होगा कि आप पोटेंशियल से बैक, बिलो ऑपरेट कर रहे हैं, तो नेगेटिव आउटपुट गैप है। पॉजिटिव आउटपुट गैप क्या है कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो अबव है। एक मिनट, यहां से यूं बनाते हैं, हियर यू गो, दिस इज द पॉइंट। लाइक एग्रीगेट डिमांड आपकी जो है वो है, पेन यूज करते हैं, यहाँ पे पॉइंट 1 पे। इट मीन्स वो फुल एम्प्लॉयमेंट से भी आगे है। तो ये शॉर्ट रन में ही होगा ना, अभी डायग्राम बनाई थी ना, ये अप्स एंड डाउन्स अप्स एंड डाउन्स, तो ये जो ये एरिया ये पॉजिटिव, यानी आप पोटेंशियल से भी आगे। अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये देखे ना, ये पोटेंशियल से हम कैसे जा सकते हैं आगे। भाई टेम्परेली शॉर्ट रन में यू कैन प्रोड्यूस मोर टेम्परेली, ठीक है। वर्कर कैन वर्क 8 आवर्स, अगर नॉर्मल आवर्स वर्किंग आवर्स हैं तो दे कैन वर्क 12 आवर मोर देन पोटेंशियल, ठीक है। आपकी एक मशीन चल सकती है नॉर्मली 10 आवर्स, आप उसे 16 आवर्स चला रहे हैं, यस, इकोनॉमी कैन ऑपरेट अब शॉर्ट रन में अबव पोटेंशियल, इट इज। और वो एडी के राइज होने से हुआ है, एएस नहीं राइज हुआ, सो टेम्परेरी है, ये हो गया। ये फर्दर मूवमेंट भी होती है इसकी। अब वो यहाँ पे आपकी बुक नहीं मेंशन करी, लेकिन MCQ वाला जो है वो बनाने वाला वो आपसे पूछ सकता है कि जी फर्दर एक्सप्लेन करें। फर्दर क्या एक्सप्लेनेशन होगी कि इस इन्फ्लेशन की वजह से, कौन सा इन्फ्लेशन है अहमद मुसलमान, ये जो ये इन्फ्लेशन हुआ ये वाला, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, प्राइस P1 से P2। सो क्या होगा, सप्लायर इस इन्फ्लेशन से अफेक्ट होगा और वो क्या करेगा, अपनी एग्रीगेट सप्लाई कम कर देगा। आप दोबारा लॉन्ग रन में वापस आ जाएंगे इस पॉइंट पे, यहाँ यूं। ये कंप्लीट डायग्राम है कि आप, मैं अभी जैसे एरो से शो करता हूँ, आप क्या करते हैं कि आप पहले होते हैं यहाँ पे, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है, पॉजिटिव आउटपुट गैप आ जाता है, आप यहाँ चले जाते हैं, यानी YFE से Y पे आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही इन्फ्लेशन होता है P से P1, तो इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने से सप्लायर सप्लाई डिक्रीज करता है, यहाँ से यहाँ सप्लाई डिक्रीज होती है और यू मूव फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 और 2 से आप 3 पे आ जाते हैं। यानी पॉइंट अभी बनाते हैं, पॉइंट 1 ये है, पॉइंट 2 जब AD राइज होगी ये हो गया, और पॉइंट 3 जब AS फॉल कर गया ये हो गया।
तो ये आपके पास पॉजिटिव आउटपुट गैप की डायग्राम है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया, ये आ गया आपके पास, 1 मिनट, ये आ गई लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। कौन सी थ्योरी है जी? लिक्विडिटी। बहुत सारे एमसीक्यूज यहां से आए होते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, व्हाट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस? इसे कहते हैं डिमांड फॉर मनी। क्या कहते हैं? डिमांड फॉर मनी। अब डिमांड फॉर मनी क्या है? कैश होल्डिंग। कैश होल्डिंग क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ कीपिंग कैश? आप अपने पास कैश क्यों रख रहे हैं? 3 रीजंस हैं। पहली रीजन है ट्रांजैक्शन डिमांड, डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए, डे टू डे नीड के लिए अपने पास कैश रख रहे हैं, स्पेंडिंग कर रहे हैं, रख रहे हैं वॉलेट के अंदर। एक प्रिकॉशनरी डिमांड, मनी प्रिकॉशनरी डिमांड, अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए आप अपने पास कैश रख रहे हैं। लेट्स सपोज आप इस्लामाबाद से मुल्तान या इस्लामाबाद से लाहौर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके पास कैश होना चाहिए। रास्ते में टायर कुछ हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट हो सकता है, यू नीड टू हैव कैश। ये प्रिकॉशनरी मोटिव हो गया। और तीसरा होता है स्पेकुलेटिव मोटिव, मनी स्पेकुलेटिव डिमांड। स्पेकुलेटिव डिमांड में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, कोई एसेट्स जो है, जैसे यहाँ पे बॉन्ड्स अज्यूम किया, एसेट्स की प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है। जैसे बिटकॉइन है, इसकी प्राइस अप एंड डाउन होगी, शेयर्स की प्राइस अप एंड डाउन होती है, बॉन्ड्स की प्राइस अप एंड डाउन होती है। वो जो अप्स एंड डाउन है, इससे बेनिफिट के लिए आपके पास कैश पड़ा होगा तो आप बेनिफिट उठाएंगे ना। तो वो कैश अगर आपके पास पड़ा है तो दैट कैश का जो पर्पज है वो स्पेकुलेटिव पर्पज है। तो ये तीनों को जब हम मर्ज कर देंगे तो हमारे पास ये जो एल है, ये फॉर लिक्विडिटी है, ये मनी डिमांड कर्व है। मनी सप्लाई ये वर्टिकल कर्व है। मनी सप्लाई है, कितने करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स सर्कुलेट कर रहे हैं पाकिस्तान में। ठीक है, मनी सप्लाई इज सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, कॉइन्स एंड जो आपके पास एटीएम और क्रेडिट मनी है वो भी सर्कुलेट हो रही होती है, उससे कंबाइन क्या कहेंगे? मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई और मनी डिमांड जहां इक्वेट करते हैं, अकॉर्डिंग टू जे एम केन्स, इंटरेस्ट रेट वहां डिटरमिन होता है। ये जो पॉइंट है, दिस इज योर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो है, एलपीटी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ये बेसिकली बताती है रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमिन होता है, जहां मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई। और वो ये पॉइंट है। गॉट इट? अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो कॉमन सेंस है, पॉइंट ए से बी पे मनी सप्लाई इंक्रीज हुई, इंटरेस्ट रेट फॉल कर जाएगा। और मनी सप्लाई अगर फॉल कर जाए तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। सो जस्ट एमसीक्यू आ सकता है, एक दफा एमसीक्यू आया हुआ है लेटेस्ट पेपर्स के अंदर कि अगर मनी डिमांड इंक्रीज हो जाए, अब जब मनी डिमांड इंक्रीज होगी तो लोग अपने पास कैश ज्यादा रखेंगे, बैंक में नहीं रखेंगे। जब अपने पास ज्यादा रखेंगे तो बैंक में शॉर्टेज हो जाएगी फंड्स की, तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। और अगर लोग अपने पास कैश नहीं रख रहे और बैंक में पैसे रख रहे हैं तो मनी डिमांड डिक्रीज होगी, तो इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाएगा। सिंपल इज दैट। इसको रिपीट, रिवाइज कर लीजिएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप क्या सिचुएशन है? इस पे एमसीक्यू आता है, और इसमें सिचुएशन ये होती है कि जो आपका मनी डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ये मनी डिमांड कर्व है और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। एक तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ लेता है कि लिक्विडिटी ट्रैप में मॉनेटरी पॉलिसी सक्सेसफुल होगी कि नहीं, नहीं होगी। बट है क्या ट्रैप? लिक्विडिटी ट्रैप ऐसी सिचुएशन होती है जब इंटरेस्ट रेट अपने लोएस्ट लेवल पे जा चुका होता है। लोएस्ट लेवल कैन बी 2% और 1%। और ऑल द इकोनॉमिक एजेंट्स, जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं कंट्री के अंदर, उन्हें पता होता है कि अब इंटरेस्ट रेट फॉल नहीं होगा, राइज करेगा। ये कौन सा इंटरेस्ट रेट है? जो बॉन्ड्स पे मिल रहा है, शेयर्स पे मिल रहा है, या किसी भी फाइनेंशियल एसेट पे मिल रहा है, ये वो इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ। जब इंटरेस्ट रेट फॉल करता है तो जो एसेट्स यानी बॉन्ड होल्डर्स हैं उन्हें लॉस होता है। ठीक है, तो दे वांट दैट हायर हायर इंटरेस्ट रेट वाला बॉन्ड आए, तो दे विल अर्न अ लॉट। ठीक है, अर्न हैंडसम। तो अगर सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट अब फर्दर फॉल नहीं होगा और इंटरेस्ट रेट राइज होगा, और जो न्यू बॉन्ड्स आने हैं या शेयर्स मार्केट आने हैं वो विद हायर इंटरेस्ट रेट होंगे। लेट्स सपोज एक एक बॉन्ड है, $100 का है, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। जो न्यू बॉन्ड आने वाला है उस पर 20% मिलेगा, वो $100 का ही होगा। तो डेफिनेटली अहमद सुलेमान तो जाएंगे, वो कहेंगे कि हम तो नए बॉन्ड को परचेज करेंगे। बट ये अभी नहीं आना, ये फ्यूचर में आना है। तो जो करंट बॉन्ड है आपका, जो $100 वाला है, आप उसे सेल कर देंगे। और सिर्फ आप नहीं सेल करेंगे, एवरीबडी विल सेल। और अपने पास वो क्या रख लेंगे? सबके सब इकोनॉमिक एजेंट क्या रख लेंगे? कैश। जब वो सब कैश रख के बैठे होंगे इस होप पे कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, उस सिचुएशन को कौन सा ट्रैप कहते हैं? लिक्विडिटी ट्रैप। तो लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है, दोबारा बताता हूं कि आपने क्या रखना है?
एवरी इकोनॉमिक एजेंट विल होल्ड कैश, वो अपने पास स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी होल्ड करके बैठा है, कैश रख के बैठा है कि न्यू बॉन्ड आएगा तो हम वो परचेज करेंगे, ओल्ड बॉन्ड एंड एसेट्स को वो सेल कर देते हैं। इस सिचुएशन में मॉनेटरी पॉलिसी यानी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाती है। क्यों? इसलिए कि देखें, दिस इज योर मनी डिमांड, दिस इज योर मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट इज एट 2%। अगर आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो कौन सा कर्व शिफ्ट होगा? मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो इंटरेस्ट रेट शिफ्ट कोई फॉल कर रहा है 1 से 2 पे? अगर आप 1 पे हैं तो भी इंटरेस्ट रेट 2% है, अगर आप 2 इक्विलिब्रियम पे तो भी इंटरेस्ट रेट 2% है। तो अगर मनी डिमांड हॉरिजेंटल हो जाती है तो ये लिक्विडिटी ट्रैप होता है और इसमें मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाती है। रीजन भी मैंने बता दिया, ये दोबारा सुन लेना है कि लिक्विडिटी ट्रैप में इन्वेस्टर रिस्क अवर्सर होता है, उसे नजर आ रहा होता है कि अगर हमने ओल्ड बॉन्ड अपने पास रखे तो लॉस होगा, हम न्यू बॉन्ड परचेज करेंगे, उसके लिए अपने पास सारे कैश रख के बैठ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट होगी तो वो फेल हो जाएगी। तो कौन सी पॉलिसी सक्सेसफुल होगी? अकॉर्डिंग टू केन्स, इस सिचुएशन में आपकी फिस्कल पॉलिसी आपको इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाल सकती है। ठीक है जी, चलते हैं आगे। जी आ गया जी फिलिप्स कर्व, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी अभी हम देख लेते हैं। फिलिप्स कर्व क्या बताता है? फिलिप्स कर्व बताता है कि इनिशियली तो ये इनवर्स रिलेशनशिप या ट्रेड ऑफ बताता है। ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व मैंने बनाया है, यहाँ पे मैं अनएम्प्लॉयमेंट शो कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इन्फ्लेशन। आई नो दैट कि ये यहाँ क्रॉस भी करता है, फिलहाल हम अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे क्या हो। ठीक है, पॉइंट ए पे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट 8% है, अज्यूम करते हैं, और इन्फ्लेशन 2%। अकॉर्डिंग टू फिलिप्स, AW फिलिप्स, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं, लेट सपोज 6% पे, तो आपको इन्फ्लेशन इंक्रीज करना होगा। इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट फॉल कर जाएगी। देयर इज अ ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ कहते हैं कि इफ यू विल इंक्रीज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट फॉल होगी, इफ यू ट्राई टू डिक्रीज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो जाएगी। अब ये इन्फ्लेशन कैसे इंक्रीज होगा? खुद से, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। कौन सी? मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करेंगे तो इन्फ्लेशन तो इंक्रीज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल कर जाएगी। अब ये क्वेश्चन आएगा, स्टूडेंट कहते हैं सर अनएम्प्लॉयमेंट फॉल कैसे होगी? अनएम्प्लॉयमेंट फॉल कैसे होगी ये समझाते हैं जी। देखें, मनी सप्लाई इंक्रीज हुई, प्राइसेस इंक्रीज हो गई, वर्कर्स की वेजेस उतनी नहीं इंक्रीज होंगी, ये सब शॉर्ट रन में हो रहा है। वर्कर्स को शॉर्ट रन में अपनी वेजेस का आइडिया नहीं होता कि उनकी जो रियल वेज है यानी परचेजिंग पावर है वो फेल हो गई है। उन्हें ये आइडिया नहीं होता कि प्राइसेस तो 50% इंक्रीज हुई है, हमारी वेजेस सिर्फ 10% इंक्रीज हुई है, हमारी 40% रियल वेज फॉल कर गई है, उन्हें नहीं पता होता। दे कम टू वर्क, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल कर जाती है। वो जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड बैठे हैं उन सबको जॉब मिल गई, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल कर गई, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया। दिस इज शॉर्ट टर्म फिलिप्स। लॉन्ग रन में वर्कर को पता चल जाता है कि व्हाट हैज हैपन टू देम। लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा बट अनएम्प्लॉयमेंट विल नॉट चेंज। व्हाई? बिकॉज लॉन्ग रन में वर्कर कहेंगे कि जो प्राइस जितना इंक्रीज हुआ है उतना ही हमारा वेज इंक्रीज करें। इफ इट इज इंक्रीज बाय 10% तो हमारी वेज भी 10% इंक्रीज करें। दिस इज, इस वजह से लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व को कहते हैं इन्फ्लेशन अगमेंटेड या एक्सपेक्टेशंस अगमेंटेड फिलिप्स कर्व। कि लॉन्ग रन में वर्कर्स को पता चल जाता है कि व्हाट हैज हैपेंड टू देयर रियल वेज, तो देयर इज नो ट्रेड ऑफ, देयर इज नो ट्रेड ऑफ, नो ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। लॉन्ग रन में देयर इज नो ट्रेड ऑफ। लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, अनएम्प्लॉयमेंट विल स्टक एट 6% या 4%। बट ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है? ये वाली जो 5% या 6% जो भी है, इसे कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये ऑलवेज एग्जिस्ट करती है इकोनॉमी में, किसी इकोनॉमी में 6% है, किसी में 3% है। ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है? आपने अपने अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में पढ़ा है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दो अनएम्प्लॉयमेंट से मिलकर बनता है, एक स्ट्रक्चरल और एक फ्रिक्शनल। ये दोनों अनएम्प्लॉयमेंट डेंजरस नहीं होती हैं। इकोनॉमी का जब स्ट्रक्चर प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ शिफ्ट होता है तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ज्योग्राफिकल अनएम्प्लॉयमेंट इसकी एग्जांपल है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आप पढ़ चुके हैं, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, सर्च अनएम्प्लॉयमेंट, और क्या होती है जी? और होती है कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट, ये होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये फ्रिक्शनल होती है। तो ऑल आर नॉट डेंजरस। सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग रन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, और ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है उसे भी कहते हैं। गॉट इट? तो ये अब आपके पास हो गया। एक छोटी सी लेते हैं ब्रेक और फिर दोबारा से आपको ज्वाइन करते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने थोड़ी सी ब्रेक ली थी, अभी हम वापस आए हैं। कूजनेट कर्व को देखते हैं जी। अच्छा, एक इसने क्या किया है कि आपको एक एमसीक्यू में ना लेटेस्ट 2025 में दिया है इन्वायरमेंट कूजनेट भी, वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, कूजनेट कर्व क्या बताता है? कूजनेट कर्व इनवर्स यू शेप कर्व होता है। ये इनइक्वालिटी का रिलेशनशिप शो करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। किस चीज से? इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ से। अच्छा, ये सिंपली ये बताता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी प्रोग्रेस करती है, ठीक है, इकोनॉमी जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है, जो कि मैयर हो रही है जीडीपी पर हेड से, जैसे जैसे डेवलप होगी, इनिशियली इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी। जो भी पॉसिबल उसकी पीक है, जैसे 6.5 है, ठीक है, या 0.65 है, वहां तक ये पहुंचेगी। एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग, यानी इनइक्वालिटी कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इनइक्वालिटी इनिशियली राइज एंड देन फॉल। रीजन में वो नहीं जाएगा कि क्यों ऐसा होगा, मैं रीजन वैसे बता देता हूँ कि इनइक्वालिटी फिर फॉल क्यों होगी और राइज क्यों होगी। देखें, इनइक्वालिटी राइज इसलिए होगी कि जैसे जैसे कंट्री प्रोग्रेस करेगा तो रिच को आप फेवर देंगे, उसे आप फेवर देंगे, उस पे टैक्स फ्री जोन उसको देंगे, उससे रिग्रेसिव टैक्स लगेगा, उससे क्या होगा, वो इनकरेज होगा। ठीक है, और इनिशियली इनइक्वालिटी इसलिए इंक्रीज हो। अच्छा, बाद में इनइक्वालिटी फॉल इसलिए होगी कि वही द सेम बिजनेस गाय, ठीक है, जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है, फिर वो री इन्वेस्ट करना शुरू करेगी उस इन्वेस्टमेंट को अपनी कंट्री के अंदर। इसे ट्रिकल डाउन कहते हैं। ट्रिकल डाउन इफेक्ट होएगा एंड देन यू विल स्टार्ट जनाब इनइक्वालिटी फॉल करेगी। ये जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, जो लेक्चर्स हैं मेरे यूट्यूब पे अभी एमसीक्यू डिस्कशन के, उसमें मैंने ये लॉजिक बताई है कुजनेट की। अच्छा, एक इसमें एक और उसने क्या किया कि इन्वायरमेंट कुजनेट बता दिया, यहां पे ले ली पोल्यूशन, ठीक है, और यहां पे ले लिया जीडीपी ग्रोथ या यही पर कैपिटा हेड आप या इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये क्या बनाता है? इन्वायरमेंट कुजनेट क्या बता रहा है? इन्वायरमेंट कुजनेट ये बताता है कि इनिशियली, शुरू शुरू में जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं तो पोल्यूशन इंक्रीज होती है एंड देन पोल्यूशन डिक्रीज होती है। अब डिक्रीज क्यों होगी? कि जब कंट्री एक एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर लेगी तो फिर दे हैव मनी, और दे हैव मनी टू क्लीन द इन्वायरमेंट, स्विच टू एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, अच्छी टेक्नोलॉजी, जैसे ईएफआई इंजन आ जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगी। रिच होंगे, कंट्री डेवलप होगी तो ये चीजें होंगी ना, तो फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होना शुरू हो जाएगी। जो एमसीक्यू पेपर में आया हुआ वो ये है कि वाई इकोनॉमी विल नॉट मूव फ्रॉम एक्स टू वाई। इन्वायरमेंट कुजनेट में जो एमसीक्यू एक ही दफा आया है, जितने भी पास पेपर्स में फर्स्ट टाइम ही आया है, और लास्ट टाइम होपफुली लास्ट टाइम भी हो, लेकिन अगर आ भी जाए तो भाई एक्स से वाई इसलिए नहीं शिफ्ट होगा कि पोल्यूशन अभी भी इंक्रीज हो रही है। दैट्स इट, वही ऑप्शन था ए बी में से कोई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व क्या शो करता है? लॉरेंस कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इनकम इनइक्वालिटी की। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी मैथमेटिकली मेजर करते हैं जिनी कोफिशिएंट से। इसकी वैल्यू होती है 0 और 1 के इन बिटवीन। जितना 1 के नियर होंगे इनइक्वालिटी हाई होगी, जितना 0 के नियर होंगे इनइक्वालिटी लो होगी। ठीक है, सो लॉरेंस कर्व में क्या क्या चीजें हमने देखनी है जो हमारे काम की चीजें हैं, अभी देखते हैं जी। हमारे पास ये 45 डिग्री लाइन है, ये वाली जो मैंने अभी ब्लू कर दी है, ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी है। कैसे पता चलता है कि ये परफेक्ट इक्वालिटी है? यहाँ से पता चलता है, यहाँ पे हम पॉपुलेशन शो करते हैं परसेंटेज में, यहाँ इनकम शो करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि अच्छा 20% पॉपुलेशन को लाइन ऑफ इक्वालिटी पे 20% ही इनकम मिल रही है। यस, एक्चुअल ऐसा नहीं है, लेकिन हम 45 डिग्री लाइन को शो करते हैं कि इक्वालिटी की लाइन है। तो लेकिन एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में ये है कि 20% पॉपुलेशन इज गेटिंग 5% इनकम। 40% पॉपुलेशन को इनकम तो 40% मिलनी चाहिए, लेकिन हाउ मच दे आर गेटिंग ओनली 10%। ये इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी शो होती है इस, ये जो ये येलोइश लाइन है, ये लॉरेंस कर्व है आपकी, ये वाली। अब इसमें दो एरियाज उसने बना दिए, एरिया ए और एरिया बी। ठीक है, वो बाद में देखते हैं, चलें। लॉरेंस कर्व मैं दो बना देता हूँ, एक ये भी बना दी मैंने, एक का नाम ए रख देते हैं, एक का नाम बी। इनइक्वालिटी किस पे ज्यादा है जी अहमद, ये बताएं, ए पे या बी पे ज्यादा बी है? पे ज्यादा। बी पे ज्यादा है। जितना आप क्लोज होते चले जाएंगे इस तरफ, इनइक्वालिटी उतनी इंक्रीज होती चली जाएगी। एक क्वेश्चन हो सकता है वो पूछ ले, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी कहां पे होगी? ये परफेक्ट इक्वालिटी है, तो परफेक्ट इनइक्वालिटी कब होगी? जब लॉरेंस कर्व होते 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 यहां आके जुड़ जाए, ये रेड लाइन आपका लॉरेंस कर्व बन जाए, तो आपकी परफेक्ट इनइक्वालिटी होगी, और इसका वो नाम दे देगा ए जी के। कि अगर लॉरेंस कर्व ए जी के बन जाए तो ये परफेक्ट इनइक्वालिटी है। गॉट इट? और अगर लॉरेंस कर्व
लॉरेंस कर्व ये बन जाए, ये वाली लाइन जो अब मैंने रेड बनाई है, तो इनइक्वालिटी है ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन बेसिक चाहिए थी आपको, मैंने बता दिया। अब ये ए और बी का हम क्या करें, ये जीनी कोफिशिएंट का फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो अगर आपने जीनी कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है जो कि इनइक्वालिटी की मैयर है, तो आपने क्या करना है, एरिया ए ओवर ए प्लस बी, ये इनइक्वालिटी का फार्मूला है। ये मेरा पेन थोड़ा काम करना छोड़ गया। दिस एरिया ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ये इनइक्वालिटी का फार्मूला है। जितना ए बिगर होगा उतनी इनइक्वालिटी ज्यादा होगी, बस ये सिंपल सा। ट्रेड क्रिएशन ट्रेड डाइवर्जन मेरी पहली वीडियो में मौजूद है, तो वो वहां कर लेंगे। अभी हमने करना है जे कर्व, बस जे कर्व रह गया हमारी वीडियो में, और वो फिर हमारी हो जाएगी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सो अब हमारे पास आ गया जी लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है जे कर्व। लेकिन जे कर्व बनता क्यों है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, बात सुने। एक टॉपिक आपको मैं दोबारा बताता हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके पास डेफिसिट है, ठीक है अहमद सुलेमान, मुझे बताएं डेफिसिट कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं अगर सिंपल डेफिसिट को कहूँ कि एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो हमें क्या करना चाहिए। एक वे तो ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ानी है, इंपोर्ट कम करनी है। कैसे करेंगे, एक शॉर्ट रन में कैसे करें। लॉन्ग रन में तो हमें पता है कि ठीक है जी, सप्लाई साइड पॉलिसीज लेके आएंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगी, इंपोर्ट फॉल कर जाएगी। टुवर्ड्स द क्विकेस्ट वे। दूसरा क्विकेस्ट वे क्या, चलें ये तो लॉन्गेस्ट वे बता दिया। क्विकेस्ट वे ये है कि प्रोटेक्शनिज्म ले आए, टैरिफ कोटा एम्बार्गो कर दो, ऐसे है ना। लेकिन एक वे और भी है कि अपनी करेंसी को आप क्या कर दें, डी वैल्यू कर दें। जैसे ही अपनी करेंसी को आप डी वैल्यू करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमारी चीजें फॉरेनर्स के लिए चीपर हो जाएंगी। करेंसी को क्या करना है हमने, डी वैल्यू करना है। तो डी वैल्यू यानी कि अगर $1 पहले 200 का है, तो उस $1 को हम क्या कितने का कर दें, 100 का कर दें। जैसे ही हम अपनी करेंसी को डी वैल्यू करेंगे, तो हमारी चीजें फॉरेनर्स के लिए क्या हो जाएंगी, चीपर हो जाएंगी। तो अभी दोबारा से पेन यूज करते हैं कि अगर लेट सपोज $1 इज इक्वल टू 200, और हमने क्या कर दिया, $1 इज इक्वल टू, सॉरी मैंने शायद पहले गलत बता दिया था, 200 से क्या कर दिया, 400 करना है। अपनी करेंसी को डी वैल्यू करना है, तो उससे हमारी एक्सपोर्ट बूस्ट होगी और इंपोर्ट फॉल करेगी। बट क्या ये गारंटी है, नो। व्हाट इज द गारंटी, मार्शल नरर कंडीशन। एंड व्हाट आर द अदर हाउएवर, जे कर्व। तो ये जे कर्व क्या कहता है, जे कर्व कहता है कि ठीक है जी, यहां पे मैं शो कर रहा हूं बैलेंस ऑफ ट्रेड, यहां पे बीओटी, और ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव है, यानी ये पॉजिटिव है और ये देखिए ये नेगेटिव है, और हम खड़े हैं यहां पे इस डॉट पे, यानी डेफिसिट में खड़े हैं। अब और टाइम पीरियड है टी, 2026 का जून है। जैसे हम डीवैल्यूएशन करेंगे अपनी करेंसी की, बजाय इसके कि एक्सपोर्ट बूस्ट हो फौरन और हम यूं करके निकल जाएं डेफिसिट से सरप्लस में, ऐसा नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू जे कर्व टाइम लैग आएगा। टाइम लैग कौन सा आएगा, T1 से लेकर T2 तक, ये टाइम लैग है। हम फर्दर डेफिसिट में जाएंगे शॉर्ट रन में, एंड देन लॉन्ग रन के अंदर हम क्या करेंगे, सरप्लस में टर्न कर जाएंगे। अब इसमें वैसे तो कॉन्सेप्ट कुछ इलास्टिसिटी का भी है, लेकिन यहां पर अगर हम सिंपल अंडरस्टैंडिंग ले लें कि ये ऐसा क्यों हो गया, फर्दर डेफिसिट में गया, तो आप ये कह सकते हैं कि देखें, जब डिवैल्यूएशन होगी हमें एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स मिलेंगे, हम गुड्स एंड सर्विसेज रेडी करेंगे, वी नीड इंपोर्टेड इनपुट्स, वो अभी हमें एक्सपेंसिव मिलेगा, और हम ऑर्डर ज्यादा देंगे इंपोर्टेड रॉ मटेरियल और मशीनरी के लिए, सो फर्दर डेफिसिट में जाएंगे। इन दी लॉन्ग रन हमारी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होके सेल होना शुरू हो जाएंगी, और हम सरप्लस की तरफ आहिस्ता आहिस्ता टर्न कर जाएंगे। तो दिस इज जे सर कर्व। यही बात फिर से बताएंगे, शॉर्ट रन वाली नीचे क्यों जाएगा। शॉर्ट रन के अंदर हम हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि हम रॉ मटेरियल ऑर्डर करेंगे ज्यादा, क्योंकि हमें ऑर्डर मिल रहे हैं एक्सपोर्ट के ज्यादा। फॉर मेकिंग द एक्सपोर्ट्स वी नीड नीडेड रॉ मटेरियल एंड मशीनरी इन द शॉर्ट रन। तो उससे हमारा इंपोर्ट बिल तो फौरन इंक्रीज हो जाएगा। एक्सपोर्ट अभी रेडी नहीं हुई, वो तो हम चीजें बनाएंगे, तो इंपोर्ट्स का बिल इंक्रीज हो गया, एक्सपोर्ट अभी इंक्रीज नहीं हुई, इट विल टेक टाइम, यानी 5-6 मंथ। जैसे ये T1 है, T1 से लेकर T2 तक, ये दूसरा। तो
हमारा एक टाइम लगेगा एक्सपोर्ट को रेडी होने में, एंड देन इट विल कन्वर्ट टू डेफिसिट, रिड्यूस होना शुरू होगा एंड सरप्लस में शिफ्ट होगा। तो जे कर्व कहता क्या है? अगर और सिंपल करें, जे कर्व ये कहता है देयर इज अ टाइम लैग। आज आप डीवैल्यू करेंगे तो फॉरेन डेफिसिट से नहीं निकलेंगे, देयर इज अ टाइम लैग बस। इनवर्स जे क्या कहता है? रिवर्स इनवर्स जे कहता है भाई डी रीवैल्यूएशन के बारे में होगा, ये डीवैल्यूएशन के बारे में था, वो रीवैल्यू के बारे में है। बस सारी इंफॉर्मेशन को आपने रिवर्स कर देना है। वो कैसे? कि हम सरप्लस में हैं यहाँ पे, अगर हमने अपनी करेंसी को रीवैल्यू कर दिया, क्या कर दिया जी? रीवैल्यू। रीवैल्यू कैसे होगा कि अगर डॉलर 200 का है आज, तो हमने उसे कितने का कर दिया? 100 का कर दिया। फिक्स एक्सचेंज रेट में ये होगा। हमारी प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो गई हैं फॉरेनर्स के लिए, एक्सपोर्ट्स की प्राइस इंक्रीज हो गई है, एक्सपी। एक मिनट, मैं जरा पेन को उससे यूज करता हूँ। अब आपकी जो एक्सपोर्ट प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गई हैं, और जो आपकी जो इंपोर्ट प्राइसेस हैं एमपी जो है वो फॉल कर गई हैं। अब क्या होगा? एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव होने से जब रीवैल्यू करेंगे ना अपनी करेंसी को, तो हमारी एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएंगी। शॉर्ट रन में फॉरेनर्स के पास अभी कोई चॉइस नहीं है, वो हमारी प्रोडक्ट्स को एक्सपेंसिव भी खरीदेंगे, दैट्स वाई हम फर्दर सरप्लस में जाएंगे। लॉन्ग रन में उनके पास भी बेटर अल्टरनेटिव आना शुरू हो जाएंगे, तो हमें ऑर्डर्स कम मिलेंगे, हमारी एक्सपोर्ट फॉल होना शुरू हो जाएंगी। और इंपोर्ट चीपर हो चुकी हैं, तो वो हम इंपोर्ट इंक्रीज होना शुरू होंगे, हम डेफिसिट में चले जाएंगे। और इसमें भी टाइम लैग है, ये T1 है ये वाला, और ये T2 है। ठीक है, तो यहाँ भी टाइम लैग है कि रीवैल्यूएशन करने से हम फॉरेन डेफिसिट में नहीं जाएंगे, टेम्परेली हम सरप्लस में जाएंगे और फिर डेफिसिट में कन्वर्ट कर जाएंगे। ये इनवर्स जे कर्व है आपके पास। सर इनका कुछ इलास्टिसिटी से भी था, वो बता देंगे? वो मैं जे कर्व का बता, वो मार्शल लर्नर कंडीशन है, मैं बता रहा हूँ मैं। अब मार्शल लर्नर कंडीशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और स्पेशली ये एक्सचेंज रेट के अंदर जो है ना ये डिस्कस होता है। ठीक है, टॉपिक में बस लास्ट 2 मिनट्स है, मैं मार्शल लर्नर कंडीशन का आपको बता देता हूँ। मार्शल लर्नर कंडीशन ये कहती है कि अगर आपने करेंसी को क्या किया है? डीवैल्यू किया है। क्या ऑब्जेक्टिव था डीवैल्यूशन का आपका? कि आपकी जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज होंगी, और इंपोर्ट जो है वो क्या होंगी? फॉल होंगी। इंपोर्ट्स फॉल करेंगी और एक्सपोर्ट क्या करेंगी? राइज करेंगी। तो ये उस सूरत में होगा जब एक कंडीशन फुलफिल हो। ठीक, इसको थोड़ा सा मैं जूम बैक करता हूं ताकि पेन मेरा ठीक काम करे। हाँ जी, तो मैंने क्या कहा कि हम डीवैल्यूएशन करते हैं। डीवैल्यूएशन करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है डीवैल्यूएशन का? कि हमारी एक्सपोर्ट बूस्ट हो और इंपोर्ट फॉल करे। बट एमएल कंडीशन ये कहती है कि ये उस वक्त होगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसका जो डेफिसिट है वो फॉल करेगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगी, इंपोर्ट भी फॉल करेंगी, बट एक कंडीशन अगर फुलफिल हो। वो कंडीशन ये है कि जो आपकी एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी है, एक्सपोर्ट आपकी इलास्टिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक्सपोर्ट शुड बी, एक्सपोर्ट की जो इलास्टिसिटी है और जो इंपोर्ट की जो इलास्टिसिटी है, इन दोनों का सम ग्रेटर देन 1 हो, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट फॉल करेगा। आफ्टर डूइंग व्हाट? डीवैल्यूएशन। मैं दोबारा बता रहा हूं, हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट था, हमने डेफिसिट को कम करना था, हमने डीवैल्यूएशन कर दी। डीवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट चीपर हो गई और इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो गई। अब एक्सपोर्ट इंक्रीज होनी चाहिए, इंपोर्ट फॉल होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मार्शल लर्नर कंडीशन ये उस वक्त ही होगा जब एक्सपोर्ट की डिमांड इलास्टिक हो और इंपोर्ट की भी डिमांड इलास्टिक हो, और दोनों का सम ग्रेटर देन 1 हो, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट फॉल करेगा। ये वीडियो आप दोबारा देख लेंगे, सुन लेंगे, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। ठीक है, एक इंपोर्ट इलास्टिक क्यों होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि जब आपकी इंपोर्ट की प्राइसेस इंक्रीज होंगी, इंपोर्ट की प्राइसेस, प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट एमपी राइज करेगी, तो फॉरेनर्स जो हैं वो कहेंगे कि वो 10% प्राइसेस इंक्रीज होंगे, ये तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया, हमने नहीं लेनी। तो वो 30% डिमांड फेल कर देंगे इंपोर्ट की, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। और हमारी एक्सपोर्ट की प्राइसेस अगर सिर्फ 10% फॉल हुई हैं, तो दे विल बी क्रेजी और क्वांटिटी डिमांडेड 30% इंक्रीज कर देंगे, ये भी अच्छा है हमारे लिए। तो इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट डिक्रीज हो। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। तो ये वीडियो आपने जरूर डिटेल से देखनी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।